एनाबेल। लोग इस डॉल को दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल कहते हैं, सिर्फ तब तक जब तक वो इस डॉल के बारे में नहीं जानते। रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल। ये डॉल दुनिया के सबसे ज़्यादा अंडररेटेड हॉन्टेड डॉल्स में से एक है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस डॉल के बारे में जानने के बाद आपको पता चलेगा कि रॉबर्ट है और एनाबेल एनाबेल। वैसे अगर आप एनाबेल के पीछे की ट्रू स्टोरी नहीं जानते तो ऊपर आ रहे आई बटन से वीडियो को जाकर देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। 1905। जीन एक 4 साल का बच्चा। ये वो समय था जब जीन और रॉबर्ट मिले। रॉबर्ट यूजीन ऑटो उस बच्चे का नाम था, जिसे घर में जीन कहकर बुलाते थे, और रॉबर्ट उसने उस डॉल को नाम दिया था। ये डॉल जीन को गिफ्ट में मिली थी। जीन को वो डॉल पहली बार में ही बहुत पसंद आई थी। जीन उस समय काफ़ी छोटा था और उसे डॉल से खेलना पसंद था, हर एक आम बच्चे की तरह। लेकिन जीन को वो डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी, इतनी कि उसने अपने रूम में ही रॉबर्ट के लिए एक डॉल हाउस बना दिया। इस चीज़ का खास ध्यान रखते हुए कि डॉल को किसी तरह की तकलीफ या कोई कमी महसूस न हो। यहाँ तक कि उसने डॉल के लिए स्पेशल फर्नीचर और डॉल के खेलने के लिए कुछ खिलौने भी रखे थे। अब इससे पता चलता है कि वो डॉल से कितना ज़्यादा जुड़ चुका था। जीन हर जगह डॉल को लेकर जाता था और वो उस डॉल को अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा मानता था। लेकिन फिर घर में कुछ अजीब और स्ट्रेंज चीज़ें होने लगी। घर में जब भी कुछ अजीब चीज़ हुई तो जीन ने उसका दोषी रॉबर्ट को ठहराया, और बस जब भी घर में कुछ स्ट्रेंज घटना घटती थी तो उसका सीधा कनेक्शन डॉल से पाया जाता था। और धीरे धीरे घर के एडल्ट्स ने भी ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि इस डॉल में कुछ तो गड़बड़ है। इस फैमिली के घर के बाहर की स्ट्रीट और गली मोहल्ले में आने जाने वाले लोगों में ये बात फैल गई थी कि कई लोगों ने घर की एक विंडो से एक डॉल को इधर उधर घूमते देखा है, और घर के लोगों ने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी थी। उन्होंने काफ़ी बार डॉल को इधर उधर मूव करते नोटिस किया, और उन्होंने डॉल के चेहरे के एक्सप्रेशन को भी बदलते देखा, मानो जैसे वो घर के लोगों के बीच चल रही बातों को सुन रहा हो। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीता और जीन भी अब बड़ा हो चुका था। फिर जीन की शादी एन से हुई, लेकिन अभी तक भी जीन रॉबर्ट को अपने साथ ही रखता था। हालांकि जीन की वाइफ एन को ये डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो बार बार इस डॉल को या तो किसी को देने को कहती थी या डॉल को पैक करने को कहती थी। जिसके बाद एन के बार बार बोलने पर जीन ने उस डॉल को घर के ऊपर मौजूद उसके पेंटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया। इसके कुछ समय बाद एना ने जीन से कुछ ऐसी बातें कही जिससे जीन अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रहा था। एन ने जीन को बताया कि उसने कई बार उसके पेंटिंग रूम से किसी तरह के गिगलिंग साउंड को सुना है, जिसका मतलब एन को कई बार पेंटिंग रूम से किसी की हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थी। इतना ही नहीं, कई बार एन को ऐसा महसूस होता था जैसे उसके बंद पड़े पेंटिंग रूम में कोई इधर उधर चल रहा है। इसके अलावा पेंटिंग रूम से और भी तरह की अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे भाग दौड़, उछल कूद और गिरने की आवाज़ें। इन सभी के अलावा एन ने जीन को ये बताया कि पेंटिंग रूम से कभी कभी 2 अलग अलग आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई 2 आदमी पेंटिंग रूम में आपस में बात कर रहे हों। अब ये सब सुनते ही जीन को उसके बचपन की डॉल को लेकर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, कि डॉल का हिलना और बाकी सभी चीज़ें। और उसके पेरेंट्स ने भी उसके बड़े होने के बाद कई बार उसे ये बताया कि कभी कभी उसके रूम से 3 लोगों की आवाज़ें आती थी, जिसका मतलब जीन के रूम में जीन के अलावा 2 और आवाज़ें भी आती थी। अब ये बचपन की बातें जो वो भूल चुका था, आज उसे एकदम ताज़ी महसूस हो रही थी, क्योंकि एन की बात सुनकर उसे महसूस हुआ कि उस डॉल के साथ सही में कुछ गड़बड़ तो है। अगले ही दिन जीन ने डॉल को पेंटिंग रूम में एक संदूक में लॉक करके रख दिया। इसके बाद गली के कुछ बच्चों ने एन से ये शिकायत करनी शुरू कर दी कि उन्होंने कई बार डॉल को विंडो से उनकी तरफ एक क्रीपी स्माइल करते देखा है। जीन ने उन सब बच्चों की बातों को मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से ही रॉबर्ट को एक ट्रंक यानी संदूक में बंद कर दिया था, और फिर बच्चों ने ही शिकायत करनी बंद कर दी। उसके बाद जीन के घर के आसपास कोई भी बच्चा खेलने नहीं आया। फिर कुछ सालों बाद 1974 में जीन की मौत हो जाती है। उसके बाद एन ने घर को मिटन र्यूटर नाम के एक आदमी को बेच दिया, और इसी के साथ आखिरकार ऑटो फैमिली से रॉबर्ट डॉल का भी पीछा छूटा, क्योंकि घर के साथ साथ ट्रंक में पड़ी वो डॉल भी र्यूटर फैमिली के पास आ गई थी। अब इस परिवार ने भी किसी तरह से डॉल को खोज लिया और उसको अपने साथ ही रखा, लेकिन आगे चलकर र्यूटर फैमिली की बेटी को
ये रियलाइज होने लगा कि ये डॉल कर्स्ड है। उसने अपने फादर मिस्टर र्यूटर को कई बार डॉल के हॉन्टिंग्स के बारे में बताया भी, जिसके बाद र्यूटर फैमिली ने लगभग 20 साल तक उस डॉल को अपने साथ ही रखा, जिसके बाद आखिरकार इस डॉल को 1994 में ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को सौंप दिया। डॉल को म्यूजियम में लाने के बाद इसकी जिम्मेदारी कन्वर्टिटो नाम की एक केयरटेकर को दे दी गई। म्यूजियम में लाने के बाद इस डॉल की हिस्ट्री पर रिसर्च शुरू कर दी गई, जिसके बाद रिसर्च में पता लगता है कि रॉबर्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम है स्टीव, जो ओरिजिनली कोई डॉल बनाती ही नहीं है। असल में स्टीव कंपनी सिर्फ टेडी बियर्स और स्टफ्ड टॉयज ही बनाती थी, लेकिन स्टीव कंपनी द्वारा बनाई गई ये इकलौती डॉल बेचने के लिए नहीं बल्कि विंडो डिस्प्ले के लिए बनाई गई थी। ये सभी बातें खुद स्टीव कंपनी के हिस्टोरियन द्वारा बताई गई थी। लेकिन एक अजीब बात जो हिस्टोरियन द्वारा म्यूजियम को पता चली कि डॉल ने जो ये सेलर बॉय ड्रेस पहनी है वो असल में उसके ओरिजिनल डिजाइन में है ही नहीं, जिसका मतलब ये डॉल जीन के पास पहुंचने से पहले ही ऐसे ड्रेस की गई थी या फिर बाद में जीन ने उसे खुद ये ड्रेस पहनाई थी। कन्वर्टिटो बताते हैं कि रॉबर्ट के म्यूजियम में आने के बाद म्यूजियम में विजिटर्स की बढ़ोतरी देखने को मिली है और साथ ही रॉबर्ट पर टीवी शोज और रिसर्च वगैरह से रिलेटेड लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। रॉबर्ट का एक विकिपीडिया पेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं। रॉबर्ट के फैंस के लिए रॉबर्ट के रेप्लिकास मौजूद हैं और इसके बड़े वाले फैंस के लिए रॉबर्ट के साथ रात भर लॉक रहने का भी एक्सपीरियंस अवेलेबल है। रॉबर्ट के फैंस अक्सर उसे लेटर्स भी भेजते हैं और कन्वर्टिटो बताते हैं कि हर तीसरे दिन तक कोई ना कोई लेटर रॉबर्ट के लिए आ ही जाता था। लेकिन ये लेटर्स कोई फैन लेटर्स नहीं होते बल्कि एक अपॉलॉजी लेटर होते हैं, यानी माफ़ी पत्र। ये उन लोगों के लेटर्स होते थे जो इस म्यूजियम को विजिट किए थे और जाने या अनजाने में रॉबर्ट को नुकसान या उसका मजाक बना देते थे, जिसके बाद उनके साथ बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाती थी। जैसे किसी को बुरे सपने आने लगे, किसी को नींद ही आना बंद हो गई, किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी, तो किसी ने फ्रैक्चर, एक्सीडेंट्स जैसे फिजिकल इश्यूज को झेला। इसलिए उन लोगों ने रॉबर्ट को लेटर लिखकर उससे माफ़ी मांगने का फैसला किया। ये माफ़ी पत्र लेटर के फॉर्म में इसलिए आ रहे थे कि वो अब रॉबर्ट से इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो अब रॉबर्ट के सामने भी आना नहीं चाहते थे। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लेटर में अपने दुश्मन का नाम लिखकर भेजते थे और रॉबर्ट को उसको खर्च करने को कहते थे। कन्वर्टिटो का काम रॉबर्ट और उसके लॉकर की मेंटेनिंग और मंथली चेकअप होता था। इसके अलावा कन्वर्टिटो ही वो इंसान थी जो रॉबर्ट के सोशल मीडिया हैंडल्स को संभालती थी और उन लेटर्स के रिप्लाई भी करती थी। कन्वर्टिटो ने बताया कि उसने अब तक रॉबर्ट की वजह से म्यूजियम में कोई भी अजीब चीज़ या स्ट्रेंज घटनाओं को एक्सपीरियंस नहीं किया, बल्कि म्यूजियम को तो रॉबर्ट के आने के बाद से फ़ायदा ही हुआ है और कन्वर्टिटो को रॉबर्ट और उसकी जॉब बहुत पसंद है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर रॉबर्ट स्टीव से गायब कैसे हुआ, उसे वो सेलर ड्रेस किसने पहनाई और रॉबर्ट के हॉन्टिंग्स के पीछे की कितनी सच्चाई है। अब इन सवालों का सही जवाब तो हर बार की तरह कोई नहीं दे सकता, लेकिन आप क्या मानते हो इस डॉल को लेकर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।